भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी। इसके लिए गांधी जी ने जनता को करो या मरो का नारा दिया। हालांकि गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त को अहिंसक आंदोलन का ही आह्वान किया था। 8 अगस्त को, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता और उग्र हो गई। किसानों, विद्यार्थियों व महिलाओं की भागीदारी ने आंदोलन को काफी उग्र और ताकतवर बना दिया। संचार के पट्टे की नौ पर कब्जा कर स्थानीय लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। दमन का सहारा लेते हुए अंग्रेजों ने लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। हजारों लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत जगह हवाई जहाज से भी गोलियां बरसाई गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को आंदोलन ने झुकने पर बात कर दिया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले ही दिन पटना के जिलाधिकारी W.G. आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। अधिकारियों के आदेश पर पुलिस फायरिंग में 7 छात्र मारे गए और अनेक घायल हुए। मरने वाले छात्रों में उमाकांत, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर पटना में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। वैकुंठ शुल्क। वैकुंठ शुल्क का जन्म 1910 मुजफ्फरपुर अब वैशाली के जलालपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण कर मथुरापुर गांव के लोअर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने। 1930 के सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्हें गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किया गया। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संपर्क में आया और क्रांतिकारी बन गए। हरीन्द्रनाथ घोष जो बेतिया के निवासी थे, जब दल विरोधी कार्य करने लगा तब इसकी हत्या के कार्यक्रम में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। हरीन्द्रनाथ घोष ने सरकार की तरफ से अनेकों राजनीतिक षड्यंत्रों में गवाही दिया। लाहौर षड्यंत्र कांड में भी वह मुख्य अभियुक्त था। इसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण ही उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। हरीन्द्रनाथ घोष पर हमला वैकुंठ शुल्क का चंद्रमा सिंह के द्वारा 9 नवंबर 1932 को हुआ, जब मीना बाजार की अपनी दुकान के सामने बैठकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस पर हमला किया गया। घायल हरीन्द्रनाथ 17 नवंबर 1932 को मर गया। भागते वक्त वैकुंठ शुल्क का झोला फूट गया, जिसमें रखी धोती वैकुंठ तक पुलिस को पहुंचने में थी। वैकुंठ शुल्क 6 जुलाई 1933 को सोनपुर हाजीपुर पुल के पास पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सत्र न्यायालय ने वैकुंठ शुल्क को फांसी की सजा दी। उच्चतम न्यायालय ने सजा बरकरार रखी। हल तक 14 मई 1934 को गया जेल में फांसी दे दी गई। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा उनके राजनीतिक चिंतन का अंतिम पड़ाव था।
जयप्रकाश नारायण ने छात्रों एवं युवाओं को राजनीतिक दलों से अलग कर देश की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने का सुझाव दिया। छात्र एवं युवा शक्ति के उदय के कारण सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, देश की गरीबी, आर्थिक स्थिति एवं नौजवानों में व्याप्त बेरोजगारी है। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण छात्रों को संबोधित करते संपूर्ण क्रांति का विचार। इन्होंने कहा, आज आज़ादी के 27 वर्ष बाद भी लोग भूख, बढ़ती हुई कीमतों तथा भ्रष्ट से परेशान हैं। रिश्वत देने बिना काम नहीं होता, लोग अन्याय से संघर्ष कर रहे परंतु कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लाखों छात्रों और नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। गरीबी बढ़ रही, किसानों को सुविधाएं नहीं, इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए इन्हें संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को शामिल रखा, तो इसके लिए सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति एक ऐसी व्यापक क्रांति है जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक अथवा बौद्धिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में क्रांति सम्मिलित है। यह संख्या कम या अधिक हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं परंतु यह आवश्यक है। जब हमारे प्रतिनिधि भ्रष्ट, अक्षम और भाई भतीजावाद के शिकार है तो उन्हें सत्ता से हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद ही व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन के लिए काम करना होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं के परिवार में 11 नवंबर 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम मौलवी खैरुद्दीन एवं माता का नाम बीबी अलिया था। इनके बचपन का नाम माही उद्दीन था। वे बचपन से ही प्रखर बुद्धि, रचनाशील व्यक्तित्व एवं ओजस्वी व्यक्तित्व कला के माहिर थे। प्रखर वाणी के कारण उन्हें अबुल कलाम कहने लगे। धार्मिक मामलों में दक्षता के कारण उन्हें मौलाना कहा गया। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश हो गया था। मौलाना आज़ाद का परिवार 1897 ईस्वी में मक्का से कलकत्ता आकर बस गए। जैसे जैसे आज़ाद ने युवावस्था प्रवेश किया, इनका संपर्क राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों से हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के फलस्वरूप उपजे जन आंदोलन में अरविंद घोष के संपर्क में आने से इनमें क्रांतिकारी विचारों की भावना उत्पन्न हुई। 1908 में मिस्र, सीरिया और तुर्की की यात्रा ने इनके क्रांतिकारी विचारों को और दृढ़ता प्रदान की। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण भयभीत अंग्रेजी सरकार ने इन्हें बंगाल छोड़ने का आदेश दिया। इसके उपरांत 1916 से 1920 तक इन्होंने अपना निर्वासित जीवन कराची में बिताया। निर्वासन का सदुपयोग करते उन्होंने कुरान पर टीका लिखी, जिसे तर्जुमान उल कुरान के रूप में जाना जाता है। रचना विश्व प्रसिद्ध हुई। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद खिलाफत आंदोलन से किया। खिलाफत आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को रूप में परिणत हो गया। मौलाना आज़ाद ने पूरी तक के साथ इन आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इसी सिलसिले में 1922 में पहली बार जेल की सजा हुई। 1923 में मौलाना आज़ाद दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मौलाना आज़ाद ने साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबने वजह आंदोलन में उन्होंने पंजाब और सीमांत क्षेत्र के मुसलमानों को आंदोलन भाग लेने के लिए गांधी जी के निर्देशों पर सम्मिलित किया। 1940 में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष बने। दूसरे विश्व युद्ध छूट जाने के कारण लगातार 1940 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में महात्मा गांधी के नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान 8 अगस्त 1942 को किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत थे। इन्होंने इस्लाम के साथ साथ अन्य धार्मिक परंपराओं को भी अपना आदर्श माना। ये भक्ति, संतों और सूफियों की उदारता और समन्वय की भावना से भी प्रेरित थे। ये धर्मों को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखते। इनका मानना था कि सभी धर्मों का सार एक ही है और वह है सत्य। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय आंदोलन के इतने सशक्त सिपाही और प्रखर चिंतक थे, उससे कहीं अधिक हिंदू मुस्लिम एकता भारत की सांस्कृतिक समरसता के पक्षधर थे।
मौलाना आज़ाद भारतीय संस्कृति की विशिष्टता, विविधता में एकता या अटूट विश्वास रखते थे। इन्होंने आज़ादी के बाद भारतीय संस्कृति समन्वय परिषद की स्थापना की। शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद का कार्यकाल 1947 से 1958 तक। मौलाना आज़ाद न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता बल्कि शिक्षा मंत्री के रूप में आज़ादी के पूर्व एवं बाद भी सक्रिय रहे। अपने कार्यकाल में मौलाना आज़ाद ने भारत की शिक्षा और संस्कृति नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सेकेंडरी शिक्षा आयोग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, IIT खड़गपुर, दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय विश्वविद्यालय, अनुदान एवं संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी आदि। मौलाना आज़ाद ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया। इन्होंने शारीरिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं के बहुमुखी विकास पर जोर देते हुए 1954 में दिल्ली प्रथम काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का आयोजन किया। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भी विशेष महत्व दिया। मौलाना आज़ाद ने आजीवन नैतिक मूल्यों का निर्माण किया। उनका जीवन अत्यंत सरल था। दिल्ली के जिस सरकारी आवास में रहते थे वह आवास अब उपराष्ट्रपति का आवास है। मौलाना आज़ाद के शौक सीमित थे, लेकिन वे संगीत का व्यवहारिक आनंद उठाना नहीं भूलते। वे सितार बाजा में दक्ष होने के साथ ही मुगल चित्र कला शैली के अक्षय जानकार भी थे। ये आम लोगों की सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहे। इन्हें एक सच्चे भारतीय होने पर गर्व है। मौलाना आज़ाद की मृत्यु 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुई और जामा मस्जिद के पास ही इनका मजार अवस्थित है। मरणोपरांत 1992 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया।